नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है शरद मुदकर। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। 3 जजों की बेंच नए सिरे से करेगी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने दिया फैसला। महाराष्ट्र के नासिक और धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से भाजपा गठबंधन को वोट देने की अपील की। अमित शाह ने महाराष्ट्र तो राहुल गांधी ने की झारखंड में रैली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर घमासान। भाजपा ने कहा 370 की वापसी का प्रयास लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर भाजपा महिला मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। बेहद खराब श्रेणी में बरकरार दिल्ली की हवा। राजधानी में 10 जगहों पर AQI 400 के पार। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज आज से डर्बन में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को परिभाषित किया है। एएमयू के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की नई बेंच अब इस बात का फैसला करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल होगा या नहीं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज इस मामले में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से 1967 के अजीज बाशा मामले में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके आधार पर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। साल 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच से मामले को 7 जजों की बेंच को दे दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पादरीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और SC शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई की जिसमें हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होने का फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने यह फैसला साल 2006 में दिया था। 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवररूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति नईमा खातून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और अगली कार्रवाई के लिए अपनी कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we'll wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत की है। धुले और नासिक में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है। आघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है,
और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअघाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र बहुत आगे है। साथ ही प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में जनता के बीच अपनी सरकार के काम भी गिनाए। महाराष्ट्र किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है, पिछले 2.5 वर्ष में महायुति सरकार ने दिखाया है। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र बहुत आगे है। यहां हाईवे और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में महाराष्ट्र में निवेश हो रहा है। झारखंड में भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना भी की जाएगी। संकल्प पत्र में बीपीएल परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। युवा सरकार सबको रोजगार, ये हमारा प्राथमिकता होगा और हम उसी प्राथमिकता पर हम संकल्प के साथ जनता के जनादेश के साथ काम करेंगे। हमने तय किया है कि राज्य में रोजगार के 2 तरह के अवसर तैयार करना है नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। क्योंकि हमारे पास क्रिएटेड पोस्ट गवर्नमेंट के जो खाली है उन्हें त्वरित रूप से भरा जाएगा। एक संकल्पित रूप से और समयबद्ध रूप से उनको भरने का काम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां की। उन्होंने शिराला महाअघाड़ी पर तुष्टीकरण की आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर महाअघाड़ी सत्ता में आती है तो वो किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे देगी। मैं पवार साहब को पूछने आया, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार। चुनावी संग्राम की उठापटक झारखंड में भी दिखी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राज्य में चुनावी प्रचार का उन्होंने आगाज किया। उन्होंने सिमडेगा, लोहरदगा में रैलियां की और उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन अपनी 7 गारंटियों को जरूर पूरा करेगी।
वहीं आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया। नया शब्द निकाला है, विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीनें उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास। और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली की। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को पुनः लागू करने के प्रस्ताव पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को लगाई लताड़। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। हम देश हित में किए गए फैसलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए अब कुछ भी हो जाए, हम देश हित में लिए गए आर्टिकल 370 को कभी भी वापस नहीं होने देंगे। कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं है। अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। जम्मू कश्मीर के बीजेपी महिला मोर्चा ने जम्मू के भाजपा मुख्यालय में आर्टिकल 370 के खिलाफ राज्य विधानसभा में किए गए प्रस्ताव के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारेबाजी कर उनके पोस्टर जलाए। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी और सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ था और ये मुठभेड़ बीती रात से ही जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और पूरी निगरानी की जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया कि सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनकी पहचान और संबद्धता का पता लगाया जा रहा है। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पिछले कुछ दिनों में उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़ है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों के द्वारा इलाके में तलाशी अभियान शुरू होने के दौरान ये मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया कि जब तलाशी दल संदिग्ध जगह की ओर बढ़ रहा था तो छिपे हुए
आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। अभी भी दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 नवंबर को श्रीनगर के रविवार बाजार में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में 3 आतंकवादियों को हिरासत में लिया है। ग्रेनेड हमले में 12 नागरिक घायल हुए थे। आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिर्दी ने बताया कि पकड़े गए तीनों आतंकी श्रीनगर के इखराजपुरा के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अटैक हुआ संडे मार्केट में, जिसमें 12 जो सिविलियंस है उसकी जद में आए और कुछ शदीद तौर पे इंजर्ड हुए और कुछ सरसरी तौर पे इंजर्ड हुए। तो इस केस को जो है श्रीनगर पुलिस ने काफ़ी कम समय पे और बहुत मेहनत करके शवाहिद इकट्ठे करे और अपनी टीम्स को टास्क असाइन करा, जिसके बाद जो इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाले जो टेररिस्ट हैं और उनके एसोसिएट्स हैं, उनको इन्होंने धर पकड़ा है। और इसमें ये 3 लोग जो हैं इसमें अभी डिटेन हुए हैं। उनका नाम है उसामा यासीन शेख, उमर फयाज शेख और अफनान मंसूर शेख। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडी गठबंधन और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल जोड़ने वाली सोच को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के साथ साथ देशवासियों को जोड़ने की बात करते ही है, तो वहीं जोड़ने वाले इस सोच को तोड़ने के लिए करप्ट और बांटने वाले इकट्ठा हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो आम आदमी है उसका सशक्तिकरण हो, मुख्य धारा से जुड़े, और दूसरी तरफ इस जोड़ने वाली सोच को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचारी, बांटने वाले सब इकट्ठे हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो और चाहे राहुल गांधी और इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, ये आम जनता से कितनी नफरत करते हैं, किस तरह से संविधान को तार तार कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक के बाद एक विवादों से घिरती जा रही है। नया विवाद सीएम सुक्खू के नाश्ते के लिए मंगाए गए समोसों को सीएम के सुरक्षा कर्मियों द्वारा खाए जाने से पैदा हो गया है। मामला 21 अक्टूबर का है और मामले पर सीआईडी की जांच शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अब विवाद खड़ा होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ भी कहने से बच रहे हैं और सीआईडी भी इस पूरे मामले को आंतरिक मामला बताकर मीडिया से इसे तूल ना देने की गुजारिश कर रही है। राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल वही करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर चिंता जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहाँ भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान हैं कि सरकार विरोधी गतिविधि क्या है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित किया।
भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के प्रयासों पर केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कई सारे प्रयास किए हैं, जिसमें हर सेक्टर में पारदर्शिता के लिए ई मार्केटिंग की शुरुआत हुई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में भी संशोधन किया है। इसी के साथ सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सख्ती करके करोड़ों रुपए जब्त भी किए हैं। भारत सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कल्याणकारी सहायता के वितरण में पारदर्शिता आई है। सार्वजनिक खरीद में ई टेंडरिंग का कार्यान्वयन किया गया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत किए हैं। एक प्रोबिटी पोर्टल संचालित किया गया है। वर्ष 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को संशोधित किया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लागू किया है। पिछले इस 10 वर्षों में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सरकार ने $12 बिलियन से अधिक की संपत्तियां जब्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर भी खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना भी स्वच्छता अभियान का ही हिस्सा है। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की नीति से भ्रष्टाचार जोर से समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति का कार्य भी देश की स्वच्छता के अभियान का ही एक रूप है। भ्रष्ट व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्रवाई में दूरी या कमजोर कार्रवाई से अनैतिक व्यक्तियों को हौसला मिलता है। इस समारोह के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा तैयार 3 पत्रिकाओं का भी लोकार्पण किया गया। तीनों पत्रिकाओं की पहली प्रतियां केंद्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई। इन पत्रिकाओं के साथ साथ डाक विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 पर एक विशेष कवर भी जारी किया गया। गौरतलब है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती वाले इस सप्ताह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस साल इसकी थीम सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि रखी गई है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के धुले में जैन आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहिब से मुलाकात की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, जैन आचार्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहिब से मुलाकात हुई। समाज सेवा और आध्यात्म के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। वे अपने विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। क्या पराली का धुआं वाकई में हरियाणा के गांवों से आ रहा है या फिर वहां के किसान पराली का प्रबंधन कर रहे हैं? इसका जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। डीडी न्यूज की टीम जब वहां पहुंची तो पता चला कि वर्ष 2019 से CII फाउंडेशन रोहतक जिले के 6 गांवों में सक्रिय रूप से पराली प्रबंधन का काम कर रही है। पहले यहां के गांव रेड जोन में आते थे, लेकिन वर्ष 2022 के बाद से ये गांव ग्रीन जोन में आ गए हैं। इन्हीं में से एक गांव धामड़ का जायजा लिया संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्वच्छ वायु दीर्घायु, पराली ना जलाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, ये नारा दिया है CII फाउंडेशन ने। और हम मौजूद हैं रोहतक जिले के एक गांव में, धामड़ में। जी हाँ, ये वो धामड़ है जहां पे आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कितनी मशीनें दिखाई दे रही हैं। और ये तमाम जो मशीनें हैं पराली को ख़त्म करने के लिए हैं और इसे कहा जाता है टूल बैंक। हमने 2019 में इस मुहिम की शुरुआत की थी और आज 2024 है, तब से लेके अब तक बहुत कोई भी फार्मर हमारे गांव में यहाँ पराली नहीं जलाता। और उस दिन से पूरे परिवार में, हमारे आस पड़ोस के गांव में और सबके स्वास्थ्य भी बहुत ठीक रहते हैं। और पूरी तरह से पूरा गांव की पैदावार भी, जब से हमने पराली प्रबंधन शुरू किया है, जब से ही हमारे गांव की जो
ज़मीन की उर्वरक शक्ति थी वो बढ़ गई है, क्योंकि पराली न जलाने की वजह से, क्योंकि जो पराली होती थी हम उसको अभी ज़मीन में मिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास CII फाउंडेशन की तरफ से जो ये कृषि उपकरण दिए गए हैं इनकी सहायता से हम ज़मीन में पूरी पराली को मिक्स कर देते हैं और इससे हमारी पैदावार भी बढ़ी है। पहले हम पराली जलाते धुआं भी होता, ज़मीन भी कमज़ोर होती थी, पैदावार कम होती थी। अभी पैदावार भी बढ़ी है, ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ी है। ड्रिल मशीन है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, मल्टीप्लाव है, मल्चर है, ये सब मशीनें यूज करते हैं। प्रदूषण भी खत्म हो गया और खाद का काम भी करने लगी, पराली में जमीन का मिक्स हो जाए। हमारी उपजाऊ शक्ति भी जमीन में बढ़ी है, फसल में भी फर्क पड़ा है, जमीन भी सुधर रही है और इनकम भी ज़्यादा हो रही है और ये इसमें प्रदूषण में भी बहुत फर्क पड़ गया है जी। प्रदूषण में बहुत ही कमी आ गई पराली ने जलाने पर और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और ज़मीन में जो है ताकत भी बढ़ी है। कहीं ना कहीं पराली एक समस्या थी और दिल्ली NCR वाले प्रदूषण से कहीं ना कहीं जूझ रहे थे। जैसे कहा जाता है कि हरियाणा की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, पराली जलाने की वजह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है रोहतक जिले के इस तरह के 6 गांव हैं जहां पर पूरी तरह से CII फाउंडेशन अपना हस्तक्षेप कर रहा है और वर्ष 2019 में CII ने यहां पर हस्तक्षेप किया और उसके बाद से लगातार 2022 से ये जो गांव हैं रेड जोन से ग्रीन जोन में आ गए हैं। कैमरामैन कमलेश कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, रोहतक, हरियाणा। इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।